Good morning students. Today we are talk about the next topic from our chemistry part, that is periodic classification of elements. Okay, this is last chapter of our syllabus. This is related with periodicity. Periodicity that means periodic table. Clear? ये periodic table वैसे हमने 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स भी किए थे हमने इसको लर्न करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक दे हैव ऑलरेडी लर्न दिस, उन्होंने कर भी लिया है इसको. जिनको अभी भी 1 to 40 एलिमेंट्स लर्न नहीं है, सो प्लीज़ कीप द अटेम्प्ट्स टू इट. आप एक बार वापस से ट्राई करें क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लर्न होना. ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी अबाउट द एलिमेंट्स. अब हमें यही पढ़ना है कि जो एग्जैक्ट हमारे पास में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी है. हाउ कैन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन अ टेब्यूलर फॉर्म. ओके, उनके लिए कौन सा बेस बनाया गया, या उनके लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए गए जिनसे हमने क्या किया, उसको एक टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज कर दिया. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू योर सिलेबस. सो प्लीज़ थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रख कर के चलना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जैसे आपने सपोज़ 1 to 40 एलिमेंट्स को लर्न ही नहीं किया. हम एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं. आई विल गिव यू द एग्जाम्पल इन रेस्पेक्ट टू पोटेशियम. ओके, अब उस टाइम पे सपोज मैंने आपको ये नहीं बोला कि आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेशियम और आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर 19. सो देयर विल बी एनी कन्फ्यूज़न, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही होगा. अगर मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल दिया, मैंने न्यूमेरिकल में आपको लिख दिया कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड. ओके, अब आपके लिए तो पोटेशियम क्लोराइड अननोन ही हुआ क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल को लर्न ही नहीं किया है. इफ़ यू हैव ऑलरेडी लर्न द पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो यू आर हैविंग द एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मासेस. आपको पता ही होंगे ना, वो पता होंगे तो ऑब्वियसली आप मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हो. क्लियर? तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने ही हैं. आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे कि मैं इसको एनी हाउ, आपके पास में पूरा वीक होता है, नेक्स्ट क्लास जब तक हम पढ़ें तब तक ये हमें लर्न हो जाए. ओके, तो हम क्या टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे कि हाउ कैन वी टेक द एलिमेंट्स एज अ टेब्यूलर फॉर्म और हाउ कैन वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स. क्लियर? तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के अटैम्प्ट्स कर लिए गए थे, अर्लियर अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. क्लियर? अब हमें क्या करनी है, वो थ्योरीज पढ़नी है जो बहुत टाइम पहले दे दी गई थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं किया गया था तो उनको किस तरीके से अरेंज किया गया. ओके, तो फर्स्ट हम इसके अंदर ले रहे हैं डॉब्रीनियर ट्रायड. डॉब्रीनियर का जो ट्रायड है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर द डॉब्रीनियर ट्रायड. Atomic masses of the middle element of the triad should be the arithmetic mean of the other two element of the triad. Triad that means understood by the word that means combination of 3 elements. Got it my point? यहाँ पे हमने 3 elements लिए हैं. Suppose अगर हमें क्या करना है, atomic mass calculate करना है. अब हमें फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का atomic mass already known है suppose. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर लिया. हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज, दैट मीन्स द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. ओके, एवरेज, इसका एवरेज लिया तो द टोटल वैल्यू इज 46. दैट मीन्स दिस इज डिवाइडेड बाय 2, द फाइनल वैल्यू विल बी 23. गॉट इट? तो यहाँ हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट था उन दोनों को हमने टोटल एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके हमने उसका एवरेज ले लिया. तो हमारे पास में क्या हो गया, जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हमें मिल गया. ओके, अब इसके केस में हम किसी भी टाइप का कोई भी एग्जांपल लें. अगर हम सपोज एक्सेप्ट दिस हम कोई भी कोई अलग एग्जांपल लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसमें फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट को लें और दोनों का क्या करें, एवरेज कैलकुलेट कर लें, तो आपको मिडिल वाले का एवरेज मिल जाता है. क्लियर? बट अब जहाँ पे हमारे पास में लिमिटेशंस आ जाती हैं, लिमिटेशंस दैट मीन्स एट ए एक्सटेंट, वहाँ तक आने के बाद में हम उस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते. वो अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है? इन केस जस्ट लाइक 4 एलिमेंट्स दैट हैव वेरी लो एंड वेरी हाई एटॉमिक मासेस, the law was not found to hold good.
दैट मीन्स सपोज अगर किसी कंडीशन में किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बहुत कम होता है या किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये वाला जो लॉ है वो इसके अंदर फॉलो नहीं हो पाता। क्लियर? ये लॉ फॉलो नहीं हो पाने का मीनिंग ये हुआ, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोरीन का और फ्लोरीन दोनों का एटॉमिक मास लिया और इनके एटॉमिक मास को लेके हमने टोटल करा और सेम एवरेज जब हमने कैलकुलेट किया, वी डोंट हैव द वैल्यू जस्ट लाइक 80 विच इज सिमिलर टू द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। हमें मिलना कितना चाहिए था, 80 मिलना चाहिए था, बट एग्जैक्टली वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ वैल्यू। क्लियर? सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस अटेम्प्ट और डॉब्रीनियर ट्रायड। यहाँ पे डॉब्रीनियर का ट्रायड आकर के फेल हो जाता है, क्योंकि बोला तो यही गया था कि फर्स्ट और लास्ट को अगर आप कैलकुलेट कर लो, दोनों का एवरेज निकाल दो तो आपको मिड वाला मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। क्लियर? तो ये वाला फर्स्ट वाला रूल था हमारा। एग्जैक्टली दीज रूल्स वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। क्लियर? यहाँ पे जितने भी वेरिएशंस आएंगे, द मेन रीजन इज दिस प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक मास, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। उनको जैसे ही एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। ओके, जस्ट लाइक सेम विद डॉब्रीनियर ट्रायड, वी वर हैविंग 3 एलिमेंट्स ओवर देयर, बट नाउ वी आर हैविंग 8 डिफरेंट एलिमेंट्स ओवर हियर। ओके, 8 एलिमेंट्स में यहाँ पे किस तरीके का एग्जाम्पल लिया गया, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा। उस तरीके से म्यूजिकल नोट्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो फर्स्ट वाला म्यूजिकल नोट है सा, वो अपने 8th वाले म्यूजिकल नोट वापस सा जो है उसका रिपीटेशन होगा, और वो रिपीटेशन होने का मीनिंग है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट अपने 8th वाले एलिमेंट के साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा है। क्लियर? दैट मीन्स जो फर्स्ट वाले के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, वही 8th वाले एलिमेंट के अंदर शो होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर क्या मेंशन किया है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, एनी वन ऑफ द एलिमेंट शोड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट 8th place ahead and 8th place behind in the list. That means just like we are taking the example of lithium and sodium. Clear? अब देखो, नॉर्मल आपने क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा हुआ है, अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे ही मैंने आपको बोला लिथियम और सोडियम, आपके अपने आप एक इमेजिनेशन बन जाती है, अपने आप जो आपको सामने पिक्चर दिखाई देती है, उसमें आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये इस तरीके से सीक्वेंस में नज़र आते हैं। कैसे नज़र आते हैं, हाइड्रोजन, दैन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपको फर्स्ट कॉलम में, जो लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम है हमारा, उसमें लिखे दिखाई देंगे। दैट मीन्स दे ऑल आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज़, उन सब के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। सो जस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव, दिस लिथियम इज शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विद सोडियम। ओके, अब यहाँ लिथियम से आप इसका वेरिएशन देखो, लिथियम एटॉमिक नंबर इज़ 8 एंड सोडियम एटॉमिक नंबर इज़ 11। अब ये तो हम, क्योंकि हम नॉर्मली अभी जो पढ़ते हैं वो हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, बट ऑन दैट टाइम वी वर डिस्कस्ड अबाउट एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट ओनली। ओके, तो इसका एटॉमिक मास 3 था, इसका एटॉमिक मास 11 था, दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का आया, 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम ने जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ लिथियम के साथ में शो करी, आफ्टर दैट द सेम प्रॉपर्टीज़ विल बी विद किसके साथ में सेम हो गई, पोटेशियम के साथ में भी सेम हो गई। क्लियर? गॉट इट माई पॉइंट? पहले वाला जो 7 नंबर आगे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी अपने 8th वाले एलिमेंट से, और जो 8 नंबर वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट 8th नंबर वाले यानी 16 नंबर वाले एलिमेंट के साथ में सेम होगी। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल मैंने सेकंड आपको लेके बताया कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, दोनों में वेरिएशन कितने का आया एटॉमिक मास में, 8। दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी रही जो पहले भी सेम थी और बाद में उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सेम रखा गया। तो वेरिएशंस कहाँ पे आया, या फिर इन थ्योरी को डिस्कार्डेड क्यों कर दिया गया, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हमारे पास में देखने को मिलती है। जब भी हम बात करते हैं
कि न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन जो था वो डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया, या जब कितना सब कुछ सही जा रहा था कि फर्स्ट वाला एलिमेंट एट्थ वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर जा रहा है, तो फिर इस थ्योरी को डिस्कार्ड क्यों किया गया, या फिर इस रूल को फॉलो क्यों नहीं किया गया। तो हमारे पास में यहाँ लिमिटेशंस क्या क्या आते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन था हमारे पास में, दिस इज़ अप्लाइड अप टू 20, दैट मीन्स कैल्शियम। जब हम 20 एटॉमिक मास की बात करते हैं, कैल्शियम तक की बात करते हैं, तो ये वहीं तक फॉलो होता है, उसके आगे फॉलो नहीं हो पाता है। क्लियर। सेकेंड हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि ये जो 56 एलिमेंट अभी मैंने डिस्कवर किए हैं, इसके बाद में फर्दर फ्यूचर के अंदर और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाएंगे, ये उन्होंने अपनी तरफ से जस्टिफाई कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी और एलिमेंट्स क्या कर दिए गए थे, डिस्कवर किए गए थे। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारे पास में इसके अंदर आता है कि सिमिलर और डिसिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको उन्होंने क्या कर दिया था, एक साथ मिक्स कर दिया या एक ही कॉलम में रख दिया था। जैसे सपोज़ एक मेटल है, जैसे कोबाल्ट और निकल है, उनका नेचर कैसा है, मेटल का नेचर है, और उन्होंने क्या कर दिया, उसको नॉन मेटल के साथ में फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो सेक्शन था उसके साथ में डिवाइड कर दिया। ओके। फोर्थ वाला जो टॉपिक था हमारे पास में, उन्होंने क्या किया, फोर्थ वाले टॉपिक में जैसे हम नॉर्मली ये कहते हैं आयरन है, आयरन का नेचर कैसा था, मेटल का। क्लियर। अब आयरन को उन्होंने किसके साथ में डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन फ्लोरीन, जिनका बेसिक नेचर कैसा था, नॉन मेटल का। और जो कोबाल्ट निकल उनके साथ में रखा जाना चाहिए था, दिस इज़ फार फ्रॉम द एलिमेंट, उस मेटल के साथ में जो रखा जाना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा दूर उसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। क्लियर। तो ये कुछ रीजंस ऐसे थे जिनकी वजह से न्यूलैंड ऑक्टेव जो है या ये थ्योरी जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। ओके। जब ये सारी थ्योरीज डिस्कार्ड कर दी गई तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो हमारे क्लासिफिकेशन आता है मेंडलीव का। तो मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी जितनी भी जो हाइपोथेटिकल जो भी कंडीशंस रखी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी, और उन बुक्स में जो उनकी फर्स्ट बुक थी उसमें उन्होंने हैलोजन की स्टडी के बारे में लिखा था। क्लियर। हैलोजन की वैलेंसी कितनी है या हैलोजन किस टाइप का नेचर शो करता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर मेंशन करी। नेक्स्ट उससे रिलेटेड उनका एक टॉपिक था मेटल्स का। मेटल्स जस्ट लाइक दे आर हैविंग +1, दैट मीन्स +1 वैलेंसी, डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो उन्होंने मेटल की टेंडेंसी को बताया। नेक्स्ट उन्होंने एल्कली अर्थ मेटल्स को बताया कि उसके अंदर +2 वैलेंसी है, वो क्या करता है, अपने जितने भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से उन्होंने स्टडी करी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, कॉपर और मरकरी के नेचर के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि जैसे अगर नॉर्मली हम ये कहते हैं कॉपर क्या है, मेटल है, मरकरी क्या है, मेटल है, तो सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल इन रिगार्डिंग टू मेटल्स ओनली, वी आर हैविंग 2 डिफरेंट वैलेंसीज, जस्ट लाइक फर्स्ट वैलेंसी इज +1, सेकेंड इज +2, होना ऐसा ही चाहिए ना। सपोज दे आर लाइंग इन फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स दे आर हैविंग +1 वैलेंसी. Instead of this we are talking about alkali earth metals, then the topic will be according to +2 valency. Okay, that means in a single time they can be +1 whatever +2 valency. ऐसा ही होना चाहिए ना कि या तो वो +1 वैलेंसी शो करे या फिर +2 वैलेंसी शो करे। बट जब हम केस पढ़ते हैं कॉपर और मरकरी का, एट द सेम टाइम दे आर हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी वो +1 की तरह बिहेव करता है, कभी वो +2 की तरह बिहेव करता है। तो उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी थी कि उनके अंदर जो एनोमलस जो बिहेवियर है या ये डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है वो क्यों होता है। क्लियर। उन सारी चीज़ों को शो करने के लिए इन्होंने क्या किया, जस्ट लाइक एज अ प्लेइंग कार्ड, जो प्ले कार्ड्स होते हैं हमारे, उनकी तरह इन्होंने 63 एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट प्ले कार्ड्स बना लिए। ओके। अब इन्होंने क्या किया, देखो जब हम न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ा था हमने, तो उन्होंने तो पहले ही प्रोनाउंस इस चीज़ को वो कर दिया था, एक तरीके से रिजिड हो गए थे वो, कि 56 एलिमेंट के बाद फ्यूचर में कभी एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे। लेकिन आगे जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें 63 एलिमेंट्स मिलते हैं, और उनका सीक्वेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी तरह ही मिलता है। तो उन्होंने 63 कार्ड्स को अरेंज किया। अरेंज किस तरीके से किया, उनके ऊपर उन्होंने एटॉमिक मासेस को मेंशन किया, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और उनके सिंबल्स को मेंशन कर दिया। क्लियर। और उन 63 कार्ड्स को अरेंज करने के बाद में जैसे जैसे वो अपने कार्ड्स ओपन करते गए तो उन्होंने क्या देखा, एट अ सेम इंटरवल
दे कैन रिपीट द नेचर। दैट मीन्स एक कोई ऐसा एलिमेंट था, थोड़े टाइम बाद हम जब 4th या 5th नंबर का कार्ड उन्होंने टर्न अप किया तो उसका नेचर फर्स्ट वाले के साथ में, नेचर के साथ में मिक्स हो रहा था या उसकी जैसे सिमिलरिटी शो कर रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पीरियोडिसिटी है या एलिमेंट का जो नेचर है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, या ये रिपीटेशन सेम इंटरवल के बाद में देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसके बेस पे उन्होंने अपना क्या रूल दिया कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो एग्जैक्टली पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास का। यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे जैसे सेम होती गई वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक कॉलम में अरेंज करते गए, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनको उन्होंने डिफरेंट कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दिया। बट इतना सिस्टमेटिकली करने के बाद भी जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था वो एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह नहीं हो पाया था। इसके अंदर भी बहुत सारे करेक्शंस आए बाद में। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार हम इसको वापस रिपीटेशन में लेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वो। इसके बाद में हमें एडवांटेजेस लेने हैं। दैट मीन्स जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस हमें मिला कहाँ से था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। उसी की टेबल को वापस से एक तरीके से आपको ये कहना चाहिए कि उसको रिन्यू कर दिया गया या उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और उसे न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई गई। क्लियर? और इसके अंदर जो जो डिफेक्ट्स मिले थे, जो एनामलस पोजीशंस मिली कुछ एलिमेंट्स की, कि कहने का मतलब उसको होना कहाँ पे चाहिए था लेकिन वो कहाँ पे मिला, और रीज़न कैसे पता लगा कि वो अलग से ही कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि वो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनसे सिमिलर नहीं था नेचर में। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन बिहेवियर्स के बारे में। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको वर्क करना है अपने 1 to 40 एलिमेंट्स के ऊपर। आप एलिमेंट्स का जो सिंबॉलिक जो नंबर है वो आपको लर्न हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे तो पहले हमारी एनसीईआरटी में उसका लॉन्ग फॉर्म बताया हुआ है, उसके बाद में उसको जैसे थोड़ा डीजनरेट करके अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी बनाई जाती है हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले आप इसके लॉन्ग फॉर्म को पढ़ेंगे। लॉन्ग फॉर्म के अंदर कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करके उसको थोड़ा डीजनरेट किया गया है, फिर उससे क्या बनाई गई है, न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका एक चार्ट फॉर्म करेंगे आप लोग, और आप अपने पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं करनी है, सिर्फ चार्ट बनाना सीख लें, ताकि आपको ये ध्यान रहे जब भी सपोज आई विल गिव यू द एग्जाम्पल फ्रॉम सेकेंड कॉलम 4th एलिमेंट, सपोज मैंने इस तरीके से बात करी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड एलिमेंट के अंदर 4 एलिमेंट कौन सा आएगा। ओके, so be ready for the next class with 40 elements according to your periodic table, 1 to 40 elements. Okay, thank you.